हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से देख रहे हो या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, यदि आप बीएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लखनऊ वालों के लिए तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका एग्जाम ही 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो आप तो कतई मिस ना करें इस क्लास को, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आपके सब्जेक्ट का नेम है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श के गाइडेंस एंड काउंसलिंग के टॉप 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। पेपर वाले प्रश्न हैं, आपको अभी रटने पड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ समझेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझ करके और उसको फिर अपने शब्दों में आप बयां कर सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने 2023 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि स्थापन सेवा क्या होती है, जिसको हम स्थानापन्न सेवा भी कहते हैं, जिसको प्लेसमेंट सर्विस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा व्यावसायिक सूचना क्या होती है, इसको समझेंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको हम लोग आसानी से समझ लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा परामर्श क्या होता है। 2023 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये तो परामर्श वाला हर बार ही रिपीट होता है, हर साल, चाहे लॉन्ग में आए या फिर शॉर्ट में आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर क्वेश्चन होगा, 2023 में पूछा गया है परामर्श और निर्देशन में कौन कौन से मुख्य अंतर पाए जाते हैं, हमको संक्षेप में बताना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा परामर्श प्रदान करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्थापन सेवा किसे कहते हैं, स्थापन सेवा का महत्व क्या है, और संगठन के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। प्लेसमेंट सर्विस के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं उसके अलग अलग रूप बताइए। पहले मैं अपने शब्दों में आपको बता दूं कि स्थानापन्न सेवा क्या होती है, प्लेसमेंट सर्विस क्या होती है। देखिए, प्लेसमेंट सर्विस वो होती है जिसमें आप कोई कोर्स कर रहे हैं और वो आपको जहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं वो संस्था आपको एक गारंटी देती है कि हम आपको प्लेसमेंट भी देंगे, यानी कि हम आपको काम भी देंगे, पार्ट टाइम जॉब भी देंगे। आप हमारा कोर्स करते हुए जॉब भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी पढ़ाई का खर्च वहाँ से निकाल सकते हैं। या जब मान लीजिए हम लोग कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में होते हैं, तो कुछ संस्थाएं विद्यालय में ही, कॉलेज में ही आ जाती हैं और वहीं से बच्चों को हायर कर लेती है कि आप हमारे यहाँ से ये कोर्स कीजिए, आपको प्लेसमेंट सर्विस, उसमें लिखा होता है 100% आपको प्लेसमेंट सर्विस दी जाएगी, यानी कि स्थानापन्न सेवा दी जाएगी जहाँ पे आप काम कर पाएंगे, यानी कि हम आपको जॉब भी देंगे। दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट सर्विस, उसी को स्थानापन्न सेवा कहते हैं। आइए अब इन शब्दों के माध्यम से समझते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक पेड कंटेंट नहीं लिया है तो आपने गलती की है। आप फटाफट से, अभी भी आपके पास समय है, आप हमारा पेड कंटेंट ले सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। ये नंबर है हमारा, यहाँ पे फटाफट मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ नोट्स ले लीजिए फटाफट, 9628182649। आइए आते हैं पॉइंट पे। देखिए, निर्देशन कार्यक्रम में स्थानापन्न सेवा का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। कारण पाठ्यक्रम की विविधता और व्यवसायों में वृद्धि तथा कृत्यों का मतलब बहुत सारे काम हैं आजकल, है ना। तो इसकी विभिन्नता की चकाचौंध में छात्र या व्यक्ति इतना भ्रमित हो जाता है कि वो ये निर्णय लेने में असमर्थ रहता है कि उसको किस क्षेत्र में स्थापन के लिए प्रयास करना चाहिए, कहाँ उसको जॉब लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आजकल इतने सारे व्यवसाय आ गए हैं, इतने सारे काम हैं कि आदमी भ्रमित है, मैं कौन सा काम करूं। इस असमंजस की स्थिति से निकलने में स्थानापन्न सेवा ही व्यक्ति की सहायक होती है, जिसमें वो कोई अच्छा सा कोर्स करके और फिर उसी में वो सेट हो जाए। इसकी रूपरेखा छात्रों को उनके उपयुक्त पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में स्थान दिलाने या व्यवसाय में अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम या फुल टाइम पद स्थापन में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से बनाई जाती है। इसका जो फॉर्मेट है वो तैयार किया जाता है कि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम भी दे दिया जाता है। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको व्यवसाय
भी दे दिया जाता है। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे जनरली हम पढ़ करके फिर हमारे सामने बहुत सारे व्यवसाय आ जाते हैं, तो हम किस में जाएं? इससे बढ़िया है कि आप कोई अच्छा सा कोर्स करें और वो कोर्स वहाँ से करें जहाँ से आपको प्लेसमेंट सर्विस की गारंटी हो। तो आप वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट करके सीधा जॉब आपको वो लोग दे देते हैं। तो दैट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट। फिर आप चाहे वहाँ पार्ट टाइम जॉब करें या फुल टाइम हो जाएं। आप यहाँ पे इसको अच्छा रटना, किसी क्वेश्चन को नहीं समझते चलिए। परिभाषा की अगर बात करें तो अच्छी सी 2 परिभाषाएं रट लीजिएगा। एंडू और विली के अकॉर्डिंग कहा गया है, स्थापन सेवा उन सभी क्रियाओं की ओर इंडिकेट करती है जो छात्र के किसी जीविका में या शैक्षिक प्रशिक्षण में प्रवेश के समय सहायता की जाती है, जिससे वो इनमें पर्याप्त समायोजन स्थापित कर ले। डाउनिंग के अकॉर्डिंग निर्देशन कार्यक्रम के साथ स्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों की पाठ्यक्रमों, कक्षा के अतिरिक्त क्रियाओं, अंशकालिक या पूर्णकालिक नौकरी का चयन करने में सहायता करती है। 2 परिभाषाएं हो गई, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो जो प्लेसमेंट सर्विस है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। नंबर 1 तो उपयुक्त पाठ्यक्रम के चुनाव में सहायता मिल जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। इसका प्रथम महत्व छात्रों को उनकी योग्यता और क्षमता तथा भावी व्यवसायों के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन में सहायता करना है। भाई जितनी उसकी योग्यता है, जितनी क्षमता है और भविष्य में वो जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाह रहा है उसी से संबंधित उसको कोर्स पढ़ना होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने में सहायता करना छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण का मतलब है उनका सामाजिक विकास, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके का सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हमारी शिक्षा से संबंधित, हमारे सिलेबस से संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार भाग लेने के लिए स्थान दिलवाना। अंशकालिक नियुक्ति पाने में सहायता करना, इससे ये रहता है कि हम जो है पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, बालक पढ़ नहीं पाता, पेरेंट्स उसको हेल्प नहीं कर पाते, तो फिर बच्चा खुद अपनी दम पर कोर्स भी करता है, पार्ट टाइम जॉब करके उसका पैसा भी निकालता है और फिर जॉब भी ले लेता है। ओके, तो इसलिए पूर्णकालिक नियुक्ति में सहायता, इससे ये रहता है कि यदि काम अच्छा है और हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर हमको फुल टाइम जॉब वहाँ पे मिल जाती है। उचित प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना, इससे ये रहता है कि आपको सही प्रशिक्षण दे दिया जाता है। जब आप कोर्स के लिए जाते हैं, जो संस्था आपसे ये कह रही है कि हम आपको फुल टाइम जॉब, हम आपको जॉब भी देंगे, प्लेसमेंट सर्विस देंगे, आप हमारे यहाँ से कोर्स कीजिए, तो जाहिर सी बात है वो आपको उस व्यवसाय के लिए जहाँ वो आपको जॉब देगी उसके लिए आपको वेल ट्रेंड भी करेगी, तो आप पहले से उसमें जो है प्रशिक्षण आपको दे दिया जाता है। नियुक्ति के बाद कार्यस्थल पर समायोजन में सहायता करना। भाई मान लीजिए आपने कोर्स कर लिया, आपको जॉब मिल गई, लेकिन जहाँ पे आपको जॉब मिली है, जो ऑफिस है, देखिए हर जगह का जो एटमॉस्फेयर वो अलग अलग रहता है, ठीक है। कई जगह ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है बिल्कुल हमारे अनुकूल, हमें एकदम बहुत पसंद आता है, रास आ जाता है और हमें वहाँ खुशी होती है, ऑफिस जाने में खुशी होती है। लेकिन कई जगह का एटमॉस्फेयर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम जब ऑफिस निकलते हैं तो ऐसा लगता है हमारा दम घुट रहा है, जाने का मन नहीं करता, ऑफिस में काम करने का मन नहीं करता। नए नए सहयोगी होते हैं, तो वहाँ पे भी ये हेल्प करता है कि बालक या व्यक्ति जो है वो आराम से अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो ये इसका महत्व हो गया। संगठन के रूप क्या है या प्रारूप क्या है, ठीक है। देखिए जो निर्देशन के लिए, गाइडेंस के लिए जो भी संगठन बनाए जाते हैं, ओके, उसके कई रूप होते हैं, कई फॉर्मेट होते हैं। क्या रूप होते हैं उसके, देखिए आइए समझते हैं। सामान्यतः विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन के 5 रूप पाए जाते हैं। मतलब अक्सर जो है विद्यालय में जो निर्देशन सेवा है इस संगठन के 5 रूप हैं। एक तो रेखा संगठन है, रेखा और कर्मचारी संगठन है, क्रियात्मक संगठन है, समिति संगठन है और परियोजना संगठन है। अब इसमें किसके लिए संगठन बनाया गया है ये समझिए, मॉडल पेपर से पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। ये जो संगठन है वो बच्चे को गाइड करने के लिए, ठीक है, संगठन बनाए गए हैं कि किस संगठन का क्या काम होगा, कौन किस तरीके से बच्चे को गाइड करेगा। नंबर 1 तो रेखा संगठन। रेखा संगठन जो है ये संगठन की सबसे पुरानी और ठीक ठाक सरल पद्धति है। इसमें कार्यों का विभाजन अनेक स्वतंत्र विभागों में किया जाता है। इस जो भी विभाग इस संगठन के अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं उनको काम बांट दिए जाते हैं। इसको कई नामों से पुकारा गया है, सैनिक संगठन, आदेश संगठन, विभागीय संगठन, क्योंकि इसमें कई सारे विभाग होते हैं तो विभागीय कह दिया। इसमें एक हेड होता है वो सबको आदेश देता है तो आदेश संगठन कह दिया। इसका सर्वोच्च अधिकारी
महाप्रबंधक होता है। ये जो संगठन है इसमें कई सारे विभाग, अलग अलग विभाग होते हैं, सबका अपना अपना काम है, लेकिन सबका मालिक एक अधिकारी होता है। वो अपना आदेश विभागीय मैनेजर को, मैनेजर सुपरिंटेंडेंट को, और जो सुपरिंटेंडेंट फोरमैन को, और वह श्रमिकों को आदेश देता है। ठीक है, इसमें रेखीय संगठन है, एक रेखा चलती है भाई। जो अधिकारी है महाप्रबंधक, उसने जो है मैनेजर को बोला, ठीक है, मैनेजर ने अपना नोटिस आगे जारी कर दिया, उसने आगे जारी कर दिया, उसने फोरमैन को जारी कर दिया। इस तरीके से जो ऑर्डर था वो लेबर तक पहुंच गया। इस तरह से अधिकार और दायित्वों की रेखा एक क्रम से ऊपर से नीचे की ओर चलती है, इसलिए इसे रेखा संगठन कहते हैं। उसने श्रमिकों से आदेश दे दिया कि किस तरीके से तुम्हें काम करना है। अब रेखा और कर्मचारी संगठन क्या है? रेखा और कर्मचारी संगठन में काम का विभाजन स्वतंत्र विभागों में ही किया जाता है, और उत्तरदायित्व का विभाजन भी लगभग लंबवत होता है। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके हिसाब से काम करता है। लेकिन सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक विभाग में विशेषज्ञ होते हैं जो परामर्शदाता का भी काम करते हैं। फिर आता है क्रियात्मक संगठन। इसमें संगठन के कार्यों का निर्धारण करना होता है कि कौन से संगठन का क्या काम होगा, ये निर्धारित किया जाता है, और उन कार्यों को संगठित लोगों में बांट दिया जाता है। और फिर जो जैसा विभाग है उन सबको अपने अपने काम दे दिए जाते हैं, उनके अपने अपने कर्तव्य समझा दिए जाते हैं। समिति संगठन। समिति व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बनाई गई एक ऐसा संगठन है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी कि जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए उनकी पूर्ति के लिए कोई समिति बनाई गई। ओके, समिति आवश्यकताओं की पूर्ति करने का महत्वपूर्ण साधन है। किसी आवश्यकता की पूर्ति करनी तो उसको अगर पूरी समिति, पूरी कमेटी मिलकर के काम करेगी तो उस आवश्यकता की जल्दी पूर्ति हो जाएगी। इसमें व्यक्ति संगठित होकर के सामान्य हितों को ध्यान में रख करके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। फिर आता है परियोजना संगठन। परियोजना संगठन एक संरचना है जो परियोजना गतिविधियों के लिए समन्वय और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो टीम के सदस्यों के बीच न्यूनतम मात्रा में व्यवधान, कम से कम व्यवधान और संघर्ष के साथ बातचीत को बढ़ावा देता है। संगठन के इस फॉर्मेट के अंतर्गत निर्धारित व्यक्तियों को एक कार्यदल के रूप में संगठित करके, यानी कि एक कार्य दल, किसी काम को करने वाला जो दल है उसके रूप में इसको संगठित करके उन्हें परियोजना का सारा भार सौंप दिया जाता है। ये विधि किसी विशिष्ट परियोजना को पूर्ण करने के लिए अपनाई जाती है, जिसे हम परियोजना संगठन कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें हम पहले समझते हैं कि स्थानापन्न सेवा होती क्या है, इसकी परिभाषाएं हम ये लिख देते हैं, फिर इसका इंपॉर्टेंस पूछता है, और फिर इसमें जो संगठन के जो रूप होते हैं वो हमने समझ लिए। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है भारत में व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं के प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि व्यवसाय से संबंधित जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है वो बताइए। पहला है व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण। देखिए, इकट्ठा करने के कुछ निम्नलिखित प्रमुख साधन। इस वर्गीकरण में भी भारतीय व्यवसायों को, ये जो वर्गीकरण है, पहली बात तो यह है कि व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण है। अलग अलग वर्ग में व्यवसाय बांटे गए हैं। 9 भारतीय व्यवसायों को 9 वर्गों में बांटा गया है, और 9 वर्गों में फिर, और इन 9 श्रेणियों को 55 भागों में बांटा गया है। फिर 55 भागों को 300 उपभागों में बांटा गया है। फिर आता है व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो। व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन्होंने भी कई व्यावसायिक प्रकाशन प्रस्तुत किए हैं। इनमें अधिकतर व्यवसाय संबंधी अवसर, सुविधाओं और व्यवसाय के लिए शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी इसमें दी जाती है। ठीक है, रोजगार कार्यालय से हमें व्यवसाय की जानकारी मिलती है। देश में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में जिला रोजगार कार्यालय खोले गए हैं। जिला रोजगार कार्यालय, निर्देशन ब्यूरो भी इनसे रिलेट हैं। इन निर्देशन इकाइयों से विभिन्न व्यावसायिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इन रोजगार कार्यालयों में व्यक्ति को अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, व्यावसायिक सूचनाओं का साधन प्राइवेट एजेंसियां भी हैं, जिनमें स्कूल और विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों के बारे में आवश्यक सूचनाएं आराम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है व्यावसायिक क्षेत्र रिव्यू। इसमें एक व्यवसाय और उससे संबंधित व्यवसायों का विस्तृत विवरण दिया गया होता है। ये मुख्यतः कैरियर मास्टर के लिए प्रयोग किए गए हैं। प्रशिक्षण सुविधाओं पर हैंडबुक होती है।
इन पुस्तिकाओं का प्रकाशन राज्य स्तर पर किया जाता है। इन पुस्तिकाओं में व्यवसाय के प्रशिक्षण संबंध उन सूचनाओं का विवरण होता है, प्रशिक्षण संबंधी उन सूचनाओं का विवरण होता है जिसमें उन्हीं व्यवसायों के प्रशिक्षण का उल्लेख होता है जो उस राज्य में उपलब्ध होते हैं। फिर आता है रक्षा मंत्रालय के प्रकाशन। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी सेना के तीनों अंगों से संबंधित व्यवसायों की विस्तृत सूचनाओं को प्रकाशित किया है। रक्षा मंत्रालय के कुछ लोकप्रिय प्रकाशन हमारी पुलिस, भारत के जंगल, हमारी नेवी, ये सब चीज़ें हैं। और भी कई ऐसे प्रकाशन हैं जिनमें सेना से संबंधित विभिन्न व्यवसायों की विस्तृत सूचना प्राप्त हो जाती है। फिल्में और फिल्म स्ट्रिप्स। व्यावसायिक सूचना प्रदान करने में फिल्में और फिल्म स्ट्रिप्स भी योगदान देती हैं। इनसे किसी भी व्यवसाय के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कार्य अनुभव की अगर बात करें, कार्य अनुभवों के द्वारा भी विभिन्न व्यवसायों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के व्यवसाय में कुछ दिन कार्य करने दिया जाए। काम करते करते विद्यार्थी उस व्यवसाय के बारे में सूचनाएं खुद ही प्राप्त कर लेगा। औद्योगिक महत्व के स्थानों का भ्रमण। ऐसे स्थान जहां औद्योगिक काम होते हैं, जहां उद्योग यानी कि औद्योगिक महत्व के स्थानों के भ्रमण से विद्यार्थी अपनी समस्याएं वहीं पर दूर करके उस उद्योग के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेगा। फिर है YMCA कोलकाता। ये जो संस्था है इसके द्वारा वोकेशनल गाइडेंस सीरीज प्रकाशित की जाती है। इसमें विभिन्न व्यवसायों के बारे में सूचनाएं मिलती हैं। प्रकाशन या विज्ञापन के माध्यम से जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं, पत्र पत्रिकाएं, उनमें भी इंफॉर्मेशन होती है व्यवसाय से रिलेटेड। रोटरी क्लब मुंबई के रोटरी क्लब ने भी कैरियर पैम्फलेट का प्रकाशन किया है, लेकिन ये पैम्फलेट विस्तृत नहीं है, इनकी भाषा भी स्पष्ट नहीं है। इनमें मुंबई तक ही सीमित जो व्यवसाय हैं उनकी सूचना दी गई है। कैरियर गाइडें भी हैं जहाँ से व्यवसाय की सूचना मिलती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से बालक को, व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, परामर्श क्या होता है। परामर्श का मतलब सलाह मशवरा करना। देखिए मैंने कई बार बताया है आपको, लिखा भी है सामने। निर्देशन और परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। अगर आप किसी को सलाह देंगे तो सामने वाला आपके सामने होगा ना, है ना। यदि कोई है नहीं आपके पास तो आप किसको सलाह देंगे, है ना, किससे बातचीत करेंगे। तो इसमें दो व्यक्ति होना जरूरी है। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला होता है, दूसरा परामर्श लेने वाला, जिसको हम परामर्श प्रार्थी कहते हैं। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले यानी कि परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है और उसके बारे में परामर्शदाता और परामर्श चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान तथा पारस्परिक बातचीत होती है और अंत में परामर्श चाहने वाले अर्थात परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने में परामर्शदाता सहायता करता है। कहने का मतलब अगर आप हमारे पास परामर्श प्रार्थी बन के आते हैं यानी कि परामर्श कोई सलाह लेने आते हैं तो हम यहाँ पे परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे और आपको जो भी आपकी समस्या होगी उससे संबंधित आपको हम परामर्श देंगे। ओके, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जब परामर्श देने का, परामर्श लेने का जब प्रोसेस चलेगा तो उसमें विचारों का आदान प्रदान होगा। आप कहेंगे हम सुनेंगे, हम कहेंगे आप सुनेंगे। जब दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, अंतःक्रिया होगी, तभी कोई बेस्ट सॉल्यूशन निकल पाएगा। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जोन्स के अनुसार साक्षात्कार के समान यानी कि जिस तरीके से इंटरव्यू होता है, परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। बोर्डिन कहते हैं परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने का एक प्रोसेस है। हम्फ्री ट्रैक्सरल कहते हैं परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के लिए किए जाने वाला एक उपयोग है। ओके, एंड और भी परिभाषाएं जैसे रॉबिन्सन के शब्दों में कहा गया है परामर्श में वे सभी परिस्थितियां सम्मिलित कर ली जाती हैं जिनसे परामर्श प्रार्थी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित करने में सहायता प्राप्त करता है। परामर्श में दो व्यक्तियों का संबंध रहता है, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी यानी कि एक परामर्श देने वाला, एक परामर्श लेने वाला। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, परामर्श मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच संपर्क है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझने में सहायता देता है या उसको समझाने में सहायता करता है। ठीक है,
परामर्श की प्रक्रिया में परामर्श देने वाला, परामर्श लेने वाला दोनों आमने सामने होते हैं और जो है कि जो परामर्शदाता होता है वो प्रार्थी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने में हेल्प करता है। और परामर्श की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 तो परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, अपितु उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है। कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन आपको नहीं, ये नहीं कि ये सॉल्यूशन है ले जाओ, हम आपको जो है सलाह दे देंगे कि अगर आप ऐसे 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 काम करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम को पूरी तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे कि आप ये प्रॉब्लम लेके आए हैं सर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको एक रास्ता बता देंगे। ठीक है, दूसरा है परामर्श में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि 2 से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल हो तो उसे परामर्श हम नहीं कह सकते। परामर्श सलाह देना नहीं है, ना ही परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रार्थी के लिए किसी प्रकार का निर्णय करना है। निर्णय का तो वह स्वयं व्यक्ति या परामर्श प्रार्थी पर छोड़ देता है, यानी कि हम आपको रास्ता बता देंगे, अब उस रास्ते पर जाएं आप या ना जाएं ये आप पर डिपेंड करता है। और कहने का मतलब है कि इसमें हम ऐसा नहीं कि आप पर निर्णय थोप देते हैं, डिसीजन नहीं, हम आप पर छोड़ देते हैं कि डिसीजन लेना आपका काम है, हमने आपको बता दिया। परामर्श में व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता प्रत्यक्ष सलाह या उपयोगी सूचना प्रदान करके नहीं बल्कि प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा व्यक्तिगत मुलाकातों के द्वारा होती है। इसमें एक तो वेल ट्रेंड आदमी चाहिए जो परामर्श देने का काम कर रहा हो, नहीं तो आपको उल्टा और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा देगा। परामर्श की प्रक्रिया की समाप्ति उसी समय हो जाती है जब परामर्शदाता व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता देता है, तो वहाँ पे ये जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। परामर्श के कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं, आइए इनको समझते हैं। परामर्श के उद्देश्य बहुत व्यापक हैं और इनमें जो है अलग अलग परामर्श के उद्देश्य बताए गए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। रॉबर्ट्स के अनुसार व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाएं बनाने में सहायता देना, व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता देना परामर्श का काम है, व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करने में सहायता करना, व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना, व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता करना, यानी कि व्यक्ति ने जो भी प्लान तैयार किया है वो अब उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसमें कुछ परिवर्तन करके और फिर उसको सही बना ले, ये इसमें हेल्प करना है ना भाई। जब प्लान किसी गलत बन गया है, उससे काम नहीं हो रहा, तो हम उसको सलाह देंगे, सजेशन देंगे, परामर्श देंगे, तो उसमें कुछ चेंजेस करके उसको सही रास्ते पर ले आएगा। तो ये जो उद्देश्य बताए गए हैं वो किसके हैं, वो रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। किसके अकॉर्डिंग, रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्डी के अनुसार जो परामर्श के उद्देश्य हैं इनकी बात करेंगे। हार्डी क्या कहते हैं, हार्डी ने अपनी अलग बात कही है। व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित, यानी कि खुद के डेवलपमेंट से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देना परामर्श का काम है। व्यक्ति को अपने समाज में उचित समझे जाने वाले ज्ञान, दृष्टिकोण और कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। पारिवारिक जीवन, व्यवसाय और नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता देना, ये हार्डी के अनुसार उद्देश्य बताए गए हैं। फिर अगला है थट और गेर विरच ने परामर्श के उद्देश्यों को बहुत कम शब्दों में कह दिया है। ये कहते हैं परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने पर उनकी योग्यता का विकास हो जाए। तो ये हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने कुछ अलग उद्देश्य बताए हैं। तो ये जो अलग अलग उद्देश्य बताए गए हैं इनको आप मिला करके एक साथ लिख देंगे, ठीक है। और अगर पूछ लेता है तो आप इसके 10-12 करके अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परामर्श के कुछ मूल सिद्धांत हैं। परामर्श के क्या कह रहा है, मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। मैं ये कह रहा था यहाँ पे ये जो हमने कहा कि इनको अलग अलग लिख देंगे, इसका मतलब ये है कि जैसे आप परामर्श इनको सबके साथ अलग अलग, तो ऐसा नहीं कि आप रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग हेडिंग डालेंगे फिर हार्डी के अकॉर्डिंग। अगर इतना याद रख पाते हैं कि किसने क्या कहा है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड है। नहीं रख पाते हैं तो आप डालेंगे परामर्श के उद्देश्य, फिर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इस तरीके से नंबर डाल के और लिख देना, काम हो जाएगा आपका। ये भी पढ़ लीजिएगा। मूल सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सिद्धांत में ऐसा कहा गया है कि नंबर 1 तो स्वीकृति होनी चाहिए। परामर्श से संबंधित सभी विचारधाराएं ये मानती हैं
कि परामर्श प्रार्थी को एक पूर्ण मनुष्य या मानव समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है प्रॉब्लम लेकर के आया है तो ये मतलब उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। वो भी एक पूर्ण मानव है, एक मनुष्य है ना। तो उसकी जो उसका विचार है उसको हमें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और उसके प्रति हमारा पूरा आदर भाव सम्मान होना चाहिए। आशा, सभी विचारधाराएं परामर्श के आशा के तत्व अर्थात सापेक्ष संबंधों को स्वीकार करती हैं। सीखना, परामर्श की सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को भी स्वीकार करती हैं। परामर्श प्रार्थी के साथ सोचना, परामर्श में प्रार्थी के लिए सोचने की अपेक्षा प्रार्थी के साथ उसके विचारों के अनुकूल सोचकर परामर्श देना सबसे बड़ा सिद्धांत है। जैसा वो सोच रहा है उसी तरीके से आप भी सोचिए। जिस कंडीशन में वो है उसी कंडीशन में अपने आप को रख कर के सोचिए कि यदि इसकी जगह मैं होता देन मेरे साथ क्या हो रहा होता, क्या बीत रही होती, मैं इसको कैसे सॉल्व करने का प्रयास करता और मैं कैसे इसको बेस्ट सॉल्यूशन मानता, ये मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती। तो वहाँ पे अपने आप को रख करके देखिए। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श और निर्देशन में क्या अंतर है ये बताना है। क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, परामर्श और निर्देशन में अंतर समझिए। अंतर ये है, परामर्श को इंग्लिश में काउंसलिंग कहते हैं और निर्देशन को गाइडेंस कहते हैं। परामर्श निर्देशन कार्यक्रम का केवल एक अंग मात्र है। जो अत्यंत महत्व, परामर्श जो है वो निर्देशन का एक पार्ट है, हिस्सा है। वास्तव में उसे निर्देशन की एक विधि कहा जा सकता है कि जो परामर्श है वो निर्देशन की एक मेथड है। परामर्श का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है, परंतु निर्देशन का संबंध व्यक्तियों की समस्याओं से हो सकता है। परामर्श का संबंध केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं से होता है, जबकि निर्देशन का संबंध व्यक्ति की अन्य समस्याओं से भी हो सकता है। पारिवारिक समस्या, व्यावसायिक समस्या, शैक्षिक समस्या, है ना, कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। परामर्श की प्रक्रिया की तुलना में निर्देशन की प्रक्रिया अधिक व्यापक है, क्योंकि निर्देशन में परामर्श शामिल है। और भी अंतर है, जैसे निर्देशक की अपेक्षाकृत परामर्शदाता को अधिक निष्ठावान, कुशल, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, नम्र और कार्य के प्रति लगन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति ही व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जान करके उसकी समस्या को अच्छी तरीके से समझ पाएगा, मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण कर पाएगा और परामर्श प्रार्थी की शक्तियों का विकास करते हुए उसे निर्णय लेने के योग्य और समस्या समाधान करने के योग्य बना पाएगा। वैसे व्यवहार कुशलता, दूरदर्शिता और प्रशिक्षित होना तो निर्देशक के लिए भी आवश्यक है। ऐसा तो है नहीं कि अगर जो गाइडेंस दे रहा है, जो गाइड कर रहा है, वो कोई आम आदमी होगा, उसको भी वेल ट्रेंड होना चाहिए, फ्यूचर की सोचने वाला होना चाहिए, है ना, पूरी तरीके से स्किलफुल होना चाहिए। पर क्योंकि परामर्शदाता व्यक्तिगत समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर समाधान करने में सहायता करता है, अतः उपयुक्त गुणों का परामर्शदाता में अधिक मात्रा में पाया जाना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये निर्देशन और परामर्श में अंतर हो गया। अब मुझे लगता है ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। परामर्श प्रदान करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं, विधियों को समझ लेते हैं। परामर्श की प्रविधियां, देखिए, परामर्श की मुख्य रूप से 3 प्रविधियां हैं। ये 3 प्रविधियां या सिद्धांत, प्रविधियां कहिए या फिर सिद्धांत कहिए, इस बात पर आधारित हैं कि अधिक महत्व परामर्शदाता को दिया जाए या परामर्श प्रार्थी को दिया जाए। परामर्श की ये 3 विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। एक तो होता है निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श और फिर आता है आपका समन्वित परामर्श। देखिए, समझिए पॉइंट को, क्या कहता है पॉइंट। और चलिए, परामर्श की प्रविधियां प्रकार। नंबर 1 तो निर्देशात्मक परामर्श, पूर्णतया परामर्शदाता को ही महत्व देने वाली प्रविधि है। जो निर्देशीय परामर्श है ये पूर्ण तरीके से परामर्शदाता को इम्पोर्टेंस देती है, ये परामर्श प्रार्थी को इम्पोर्टेंस देती है, और ये जो है परामर्शदाता और परामर्श को ही महत्व देने वाली प्रविधि है। अब और बढ़ते हैं आगे। निर्देशीय परामर्श, इस विचारधारा या प्रविधि के जो प्रवर्तक हैं विलियमसन हैं। इस प्रकार के परामर्श को परामर्श केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। परामर्श केंद्रित परामर्श, इसमें जो परामर्शदाता होता है, जो परामर्श देने वाला होता है, उसको मुख्य माना जाता है, उसी को अहम माना जाता है।
इसमें परामर्शदाता को अधिक महत्व दिया जाता है, परामर्श प्रार्थी को गौण स्थान दिया जाता है, सेकेंडरी स्थान इसका होता है 2 नंबर पे और दाता का 1 नंबर पे। इस पद्धति में परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने का उत्तरदायित्व तो परामर्शदाता का होता है कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परामर्शदाता करेगा। परामर्शदाता ही प्रार्थी की समस्याओं को प्राप्त करता है, उसका हल भी निकालता है और उनके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि आखिर इस प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं, उनका निदान करता है और अंत में प्रार्थी को उपचारात्मक निर्देश भी देता है। ठीक है, ये हो गया निर्देशात्मक परामर्श। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर अनिर्देशीय परामर्श। अनिर्देशीय परामर्श इस विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल रॉजर्स हैं। इस प्रकार के परामर्श को परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श कहा जाता है। इस प्रकार के परामर्श के अंतर्गत क्या होता है, जो प्रार्थी है वो सक्रिय रूप से भाग लेता है, वो एक्टिव होता है। यहाँ पे परामर्श प्रार्थी जो है इसका ये पहले नंबर पे आता है, परामर्श दाता जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, उसका गौण स्थान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो परामर्श प्रार्थी है वो ज़्यादा बोलता है। ठीक है, परामर्शदाता उसके विचारों को ध्यान से सुनता है और कम बोलता है। इसमें परामर्श प्रार्थी अधिकतर अपनी समस्याओं का समाधान खुद करता है, बस रास्ता पूछ लेगा दाता से, ठीक है, और चल करके खुद जाएगा उस रास्ते पे, यानी कि उससे सॉल्यूशन ले लेगा और फिर अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और निर्देशीय परामर्श में क्या है कि जो दाता है वो प्रार्थी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके देगा, उसको हल करके देगा। यहाँ पे हल नहीं करके देगा, यहाँ पे सिर्फ रास्ता बता देगा और समाधान खुद करता है और फिर अपनी योजना तैयार करता है। इस प्रकार के परामर्श में दाता कोई निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह प्रार्थी में खुद अपने आप निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है कि मैं इस तरीके से उसको ट्रेन कर दूं, सिखा दूं, समझा दूं कि जो प्रार्थी है वो अपना डिसीजन खुद ले ले। तो ये कहा जा सकता है कि अनिर्देशीय परामर्श में निर्णय लेना, योजना बनाना, उस योजना का अनुकरण करना आदि सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करना परामर्श प्रार्थी के द्वारा ही किया जाता है। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है 3 नंबर पे जो था हमारा, जिसको क्या कहा गया है, जिसको कहा गया है समन्वित परामर्श। अच्छा, इसमें 2 ही दिए गए हैं। अनिर्देशीय परामर्श की धारणाएं, उसके चरण हैं, लाभ हैं, दोष हैं। ओके, इसमें समन्वित परामर्श नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। समन्वित परामर्श में आप इतना याद रखिएगा कि इसमें जो है परामर्शदाता और परामर्श को ही महत्व देने वाली ये प्रविधि है। जो परामर्शदाता है, जो परामर्श देने का काम कर रहा है, प्लस जो परामर्श है उसी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 इसके प्रकार हैं, प्रविधियां हैं, 3 सिद्धांत हैं। इस तरीके से क्लास हमारी कंप्लीट होती है और ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। क्लास कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट से इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या लेंगे, नोट्स ही ले लीजिए खटाखट। ठीक है, थैंक यू सो मच।